हेलो एवरीवन। मैंने आपको 16 महाजनपद और फिर उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दे दी थी। अब उसके बाद है, अब मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं आपके लिए। आप देख रहे होंगे ये रेड कलर में हर्यक वंश दिख रहा है, तो ये जैन बौद्ध धर्म के बाद का है। तो जब ये महाजनपद अस्तित्व में आ गए थे, फंक्शनल हो गए थे, तो उसके बाद एक साम्राज्य, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, मगध साम्राज्य। ठीक है। और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक साम्राज्य बन के उभरा, मगध साम्राज्य। आप सबने इसका नाम सुना होगा, मगध साम्राज्य। ये मेनली इसमें बिहार का एरिया था, मगध साम्राज्य में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मगध साम्राज्य की? उसकी हुई हर्यक वंश से। मगध साम्राज्य की जब नींव पड़ी तो पहला वंश था हर्यक वंश। इसमें और भी वंश हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो पहला हर्यक वंश है और इसका समय आप देख रहे हैं 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक। तो पहला हर्यक वंश। फिर आप आगे देखिए, अभी मैंने इनके नाम लिख रखे हैं, फिर आगे थोड़ा इनके बारे में डिटेल दिया है। बहुत डिटेल नहीं दिया मैंने, क्योंकि 5000 साल का इतिहास और अभी थोड़े दिनों में पढ़ाना इतना संभव नहीं है डिटेल में। तो मैंने बहुत ही ब्रीफ में बनाया है, जिससे कि एक बार कंपटीशन की तैयारी हो जाए। डिटेल्ड हम लोग करेंगे बाद में। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, ये भी आपने सुना होगा। नंद साम्राज्य भी सुना होगा। ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, उसके पीछे आप उनकी ईयर्स भी देख लेना, कब से कब तक इस वंश का, इस साम्राज्य का टाइम है। तो नंद साम्राज्य के बाद है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से हम में से ज़्यादातर लोग परिचित होंगे। और इसके जो एक शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन पे सीरियल भी आता है, आई थिंक मूवी भी बन चुकी है, और काफ़ी हिस्ट्री में इनका बड़ा स्थान है। हम काफ़ी पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मौर्य साम्राज्य मगध साम्राज्य में बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है शुंग साम्राज्य। शुंग के बाद कण्व। कण्व के बाद है सातवाहन साम्राज्य। सातवाहन के बाद आता है गुप्त साम्राज्य। अब जिस तरह से मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया कि मौर्य साम्राज्य बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, ठीक उसी तरह से गुप्त साम्राज्य भी मगध साम्राज्य में बहुत शक्तिशाली था। इसमें बहुत ही प्रतापी राजा हुए और इस साम्राज्य को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। तो क्यों कहा जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके राजाओं के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल मैं आपको नाम बता रही हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। पश्चातवर्ती गुप्त राजवंश, जो लेटर ऑन गुप्त राजवंश थे बाद के, उनका ये टाइम है। गुप्त वंश का आपको एक बार टाइम दिखा देते हैं। 319 से 550 ईस्वी, ये ईस्वी में आ गए थे, ईसा पूर्व से आगे आ गए। तो गुप्त साम्राज्य, पश्चातवर्ती गुप्त साम्राज्य। अब आता है पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य हम लोग कम पढ़ते हैं, नॉर्मली जो हमारी बुक्स हैं उसमें कम पढ़ाते हैं, पर जब मैंने पढ़ा तो पाया कि इसमें भी बहुत बहुत प्रतापी राजा हुए। इनका भी बहुत अच्छा प्रशासन था पाल साम्राज्य का, और बहुत एरिया में फैला हुआ था। बंगाल से लेके बिहार, इधर उड़ीसा में काफ़ी एरिया में पाल साम्राज्य फैला था। और यूपी बोर्ड की बुक्स में अगर उतना नहीं भी है, तो एनसीईआरटी की बुक्स में पाल साम्राज्य का बहुत डिटेल दिया हुआ है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साम्राज्य था। तो जैसे मैंने कहा कि पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य का जो नींव पड़ी थी वो हर्यक वंश से पड़ी थी, हर्यक वंश। तो किसने हर्यक वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार नाम ध्यान से देखो। बिंबिसार को देख के आपके दिमाग में एक और कन्फ्यूजन होता होगा, बिंदुसार। बिंदुसार जो हैं वो हैं मौर्य साम्राज्य के, और ये जो बिंबिसार हैं, 2 बार बा है, ये हैं हर्यक साम्राज्य के। और वो भी हर्यक साम्राज्य के स्थापना की थी इन्होंने, स्थापक थे। तो बिंदुसार
और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम बिंबिसार की बात कर रहे हैं, हर्यक वंश की स्थापना करने वाले राजा की। इन्होंने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया गिरिव्रज राजगृह को। राजगृह यानी कि राजगीर। कहाँ है राजगीर? आज के बिहार में। तो बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। इसमें और जो एक चीज़ है ध्यान देने की, वो है कि पहले राजा महाराजा अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए अपने आसपास के राजाओं से, उनके पुत्रियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, जिससे कि बिना युद्ध के ही मित्र राजा बन जाते थे और उनके साम्राज्य का विस्तार हो जाता था। तो बिंबिसार ने भी ये नीति अपनाई। और जैसा इसमें आपको दिख रहा है कि 2 राजकुमारियां दिख रही हैं, है ना? वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना और पंजाब की राजकुमारी छेमा। सोचिए, मगध यानी बिहार से पंजाब, यहाँ तक इन्होंने विस्तार किया वैवाहिक संबंधों के आधार पर। और एक और चीज़ उनके बारे में है लेखनी की जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक भी कहते हैं। बिंबिसार का एक नाम श्रेणिक भी है। मैंने बिंबिसार के बारे में कुछ और चीज़ें लिख रखी हैं, आप देखिए इनको। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया। बिंबिसार ने अपने बाद दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उनकी, अभी मैं आगे बताऊंगी कि उनकी हत्या उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु ने, और वो गद्दी पर बैठे थे। दर्शक को गद्दी पे नहीं बैठने दिया था। तो आप समझ रहे कि दर्शक को उन्होंने अपनी तरफ से उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन दर्शक नहीं बन पाए राजा, और बिंबिसार के ही एक दूसरे पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी और खुद गद्दी पर बैठा था। अच्छा, बिंबिसार के बारे में एक और चीज़ है कि जैसे महाजनपद जब आए अस्तित्व में, तो उस टाइम तक सेना रखने का प्रावधान नहीं बना पाए थे, क्योंकि नए नए संगठन थे, वो नए नए गणराज्य थे। तो उसके बाद चीज़ें जब सिस्टमेटिक हुई, तो बिंबिसार ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने स्थायी सेना रखी। कोई भी राज्य तब कंप्लीट बनता है जब उसकी अपनी सेना भी होती है। तो ये याद करना, बिंबिसार ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने स्थायी सेना रखी। स्थायी का मतलब परमानेंट, बाकायदा उनमें भर्ती करते थे। ऐसा नहीं था कि कहीं से 4,000 5,000 लड़ाके इकट्ठे किए, लड़ने चल दिए। ऐसा भी रहा था पहले रिवाज कि पहले वो किसान हैं या फिर अपने घर, जैसे शिल्पकार होते थे, अपना अपना काम कर रहे हैं, और फिर उनका कोई नेता उठ के खड़ा हो गया, चलो फिर वहाँ चलते हैं, वहाँ युद्ध लड़ते हैं। ऐसा भी इतिहास में उल्लेख मिलता है कि वो पूर्णकालिक सैनिक नहीं होते थे। कुछ भी काम कर रहे हैं, उठ के कोई एक ग्रुप बनाया और लड़ने चल दिए युद्ध। तो ऐसा नहीं, बिंबिसार ने स्थायी सेना रखी थी। बिंबिसार बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, भगवान बुद्ध को बहुत मानते थे, और इसलिए उनकी सेवा में बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक उनकी सेवा में नियुक्त किया था। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की हिस्ट्री के सारे पार्ट्स छोटे छोटे करके लिखने की, लेकिन फिर भी काफ़ी हो जाती है हिस्ट्री। ये मैंने प्राचीन से लेकर मध्यकालीन तक लिखी है आज के नोट्स में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए, पानी पीने के लिए साथ में लेके बैठिए, आराम से देखिए वीडियो, थोड़ा लंबा रहेगा ये वीडियो। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, जो कि उनके ही पुत्र थे। ठीक है, और फिर अजातशत्रु गद्दी पे बैठे थे। तो अजातशत्रु के बाद, अजातशत्रु को कुणिक भी कहते थे, कुणिक। अजातशत्रु के बाद ये देखो, कहते जैसी करनी भैसी भरनी। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, बिंबिसार की, और गद्दी ली। फिर उसके बाद अजातशत्रु की हत्या उनके ही पुत्र ने की, उदयन ने, और फिर वो गद्दी पे बैठे।
उदाईन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सारी चीज़ें मैं नहीं लिख सकते, कोई नहीं सारी चीज़ें नोट्स में लिख सकता है। तो जो सामने दिख रहा है वीडियो में उसको भी आपने ध्यान से देखना है, और जो मैं बोल रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनना है, ठीक है। अजातशत्रु के पुत्र उदाईन ने अजातशत्रु की हत्या की तो वो गद्दी पे बैठे। तो जैसे मैंने कहा कि बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया, फिर उसके बाद जो उनका पोता था उदाईन, उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना, जो कि आज का पटना है, आपसे पूछा जाए किसने की, तो उदाइन ने की, ठीक है। तो इस वंश के बारे में इतना ही काफ़ी है। और इसका एक राजा था नागदशक, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और कैसे अंतिम था कि उनको, नागदशक को शिशुनाग ने हटा दिया था गद्दी से। शिशुनाग ने गद्दी से हटा दिया। तो जब शिशुनाग ने गद्दी से हटा दिया तो शिशुनाग ने अपने ही नाम से एक नया वंश चालू किया, शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश चालू किया। और शिशुनाग वंश के बारे में आगे से थोड़ा पढ़ लेते हैं कि शिशुनाग ने ये जो अभी तक था कि एक राजधानी चल रही थी, तो शिशुनाग ने एक और राजधानी बनाई, वैशाली। गिरिव्रस्त तो थी लेकिन उसने वैशाली को भी राजधानी बनाया। और ये किस एरिया में था, अवंती एरिया में था। अवंती मैंने आपको जब महाजनपद पढ़ाए थे उस टाइम पढ़ाया था। और शिशुनाग ने बहुत बड़ा एरिया कब्जा किया था, बंगाल की सीमा से मालवा तक बहुत बड़ा एरिया कब्जा किया था। यानी कि आप समझ लीजिए बंगाल से मध्य प्रदेश तक आ जाइए, इतना एरिया इन्होंने, शिशुनाग ने इतने एरिया पे शासन किया। तो शिशुनाग वंश में सबसे उल्लेखनीय नाम शिशुनाग का ही है। और ये बस ध्यान रखना, इन्होंने वैशाली नगर को भी राजधानी बनाया था। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था, देखो इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं कहीं बुक्स में नंदीवर्धन, जो ये नंदीवर्धन मैंने लिख रखा है, इसको बताया अंतिम राजा। और कहीं कहीं ये जो मैंने रेड में महानंदी लिख रखा है, इसको बताया। अब ये हो सकता है कि दोनों के एक ही नाम हो, तो क्योंकि कई सारी बुक्स में मैंने सर्च किया, नेट पे सर्च किया, तो दोनों नाम मिले हैं। तो मैं ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ यहीं छोड़ती हूँ, इस पे क्वेश्चन नहीं बनाऊँगी कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, इसको रहने दीजिए। और कभी क्लैरिटी होगी तो मैं ढूंढ के लाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक ही थे, महानंदी और नंदीवर्धन। अब इसके बाद आता है नंद साम्राज्य। नंद साम्राज्य का अपने आप में तो खैर है ही अच्छा, ठीक है ये साम्राज्य, पर इसको ज़्यादा इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य से है। कैसे कनेक्शन है मौर्य साम्राज्य से वो बताएंगे, बट उससे पहले आप नंद साम्राज्य की स्थापना जिसने की वो आप देख लीजिए। नंद साम्राज्य की स्थापना सम्राट महापदम नंद ने की थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना से ज़्यादा उल्लेखनीय जो बात है वो ये है कि इसका जो आखिरी शासक था धनानंद की एक कहानी है कि इसके दरबार में चाणक्य आए थे। चाणक्य का आपने नाम सुना होगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य था उसके असली संस्थापक वही थे। तो चाणक्य आए थे उसमें घनानंद से एक हेल्प मांगने। वो हेल्प क्या है वो अलग टॉपिक है, लेकिन आप शॉर्ट में ये समझिए कि धनानंद ने उनको बेइज्जत करके अपने दरबार से निकाल दिया था। तो वो ब्राह्मण थे चाणक्य, उन्होंने अपनी चोटी खोल ली थी, जो शिखा रखते हैं पंडित, तो उन्होंने चोटी खोल ली थी और कहा था कि मैं तभी बांधूंगा चोटी जबकि धनानंद को गद्दी से उतार दूंगा, किसी दूसरे को राजा बनाऊंगा। तो ऐसा हुआ भी। चाणक्य ने फिर धनानंद को गद्दी से उतार के और उनकी जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने राजा बनाया तो एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई, मौर्य साम्राज्य। तो आप ऐसे समझिए कि नंद साम्राज्य का ये कनेक्शन है मौर्य साम्राज्य से।
तो जैसे हो ही गया ये बात कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाया धनानंद की जगह और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो अब मौर्य साम्राज्य में देखिए, मौर्य साम्राज्य में ये तो क्लियर हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा बने, तो स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। पर उतने से भी ज़्यादा श्रेय जाना चाहिए उनके मंत्री चाणक्य को। अब सुनो, जो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की, उस पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बना लिया। पहले मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा और भी इसमें उल्लेखनीय हैं जो क्या कहते मौर्य साम्राज्य के शासक हैं। पर उससे पहले मैं थोड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता देती हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य 321-22 के बीच में गद्दी पर बैठे। फिर ईसा पूर्व में, उसके बाद जो एक बहुत ज़्यादा जो इनकी कहते हैं कि विख्यात जिस वजह से हो गए थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था। किसको हराया था? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को। तो जब सेल्यूकस हार गया तो सेल्यूकस ने क्या किया? अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेनिसदाई, ये मैं हमेशा से बोलने में बड़े टेढ़े लगते हैं, ये राज्य प्रदान किए थे। तो हुआ क्या था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कि केवल साउथ इंडिया के जो ट्रायंगल है ना, एक त्रिभुज जैसा है दक्षिण भारत का, उतना छोड़ के बाकी पूरा का पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये पूरा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में था। यहाँ तक फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का फिर देहत्याग हुआ था मैसूर में, जो आज मैसूर कहलाता है। पहले उसका नाम मैसूर जो है, पहले उसका नाम श्रवणबेलगोला ये था। वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की देहावसान हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र थे बिंदुसार। जैसा मैंने हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार बताए, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। और ये जो बिंदुसार हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य साम्राज्य से संबंध रखते थे। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठे। बिंदुसार के बारे में बस ज़्यादा ये कहा जाता है कि इनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, मतलब जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो उसको दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र सुसीम और अशोक को भेजा था। और अशोक भी आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, इन्होंने अवंती का राज्यपाल बना दिया था। कहाँ का? अवंती का राज्यपाल। ठीक है। तो जब ये अवंती का राज्यपाल बना दिया था, वही अशोक बाद में 269 ईसा पूर्व यानी कि 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बिंदुसार के बाद बैठे। तो जब वो गद्दी पे बैठे, उसके कुछ दिनों जब उसके बाद अशोक ने एक युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। तो 261 ईसा पूर्व में जब उन्होंने युद्ध लड़ा, तो उस युद्ध में उन्होंने जब भारी रक्तपात देखा, खून खराबा देखा, तो उनका मन दुखी हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना ही नहीं लिया, उसका प्रचार प्रसार भी किया। और उसमें एक उल्लेखनीय चीज़ ये है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। और सांची में स्तूप का निर्माण भी अशोक ने कराया।
तो ये क्लियर है कि अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे अशोक, सम्राट अशोक। अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठे और इस मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ। आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है शुंग। शुंग साम्राज्य। शुंग साम्राज्य के बारे में अच्छा इनको बता देती हूँ, शुंग साम्राज्य का कैसे वो पड़ा, नींव कैसे पड़ी। इसकी नींव, शुंग साम्राज्य की नींव पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी। पुष्यमित्र शुंग दिख रहा है, ये पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने शुंग साम्राज्य की नींव जो डाली थी वो कैसे डाली थी, मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या की थी इन्होंने, उनकी हत्या की थी। ये उनके सेनापति थे, तो उनकी हत्या करके इन्होंने गद्दी अपना ले ली और शुंग वंश की स्थापना की। और ये उस टाइम की बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी। उस टाइम कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, चुनाव नहीं होता था। युद्ध के जरिए, षड्यंत्रों के जरिए या हत्या करके ही राजगद्दी ली जाती थी। तो ये पुष्यमित्र शुंग जो कि एक चीज़ और बताती हूँ कि हमारे भारत के पुराने इतिहास को उठा के देख लो, ब्राह्मण लोग कभी सीधे गद्दी पे नहीं बैठते थे। वो या तो मंत्री बन जाते थे, सलाहकार बन जाते थे, राजगुरु बन जाते थे, राजकाज में जो गुरु होते हैं, लेकिन कभी गद्दी पे कम ही बैठते हैं, बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं। पर पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और ये गद्दी पर बैठे, ये राजा बने और इन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। शुंग साम्राज्य के आखिरी जो शासक थे वो थे देवभूति। आखिरी थे, आखिरी शासक देवभूति थे। अब देवभूति को भी किसी ने गद्दी से ही हटाया था। किसने हटाया था? वासुदेव कर्ण। मैं इसको कैसे पढ़ूँ? कर्ण। वासुदेव कर्ण ने इनके जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे उनको गद्दी से हटाया, खुद गद्दी पे बैठे और अपने सरनेम के हिसाब से कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश, जैसे मैंने ऊपर बता दिया कि वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी और शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके। और कर्ण वंश का तो प्रथम हो गया शासक वासुदेव और अंतिम सम्राट कर्ण वंश का सुशमी था। सुशमी था अंतिम सम्राट। और फिर सुशमी को भी, ध्यान से सुनाइए, सुशमी को भी एक और व्यक्ति था सिमुक। सिमुक ने गद्दी से हटा दिया। किसने? सिमुक ने। सिमुक ने गद्दी से हटा दिया और एक नए वंश की स्थापना की, सातवाहन वंश। ये जितने भी रेड रेड में वंश हैं मैंने शुरू में ही आपको दिखा दिए थे, आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ जरूर लेना। ठीक है। अब आता है आपका सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की सबसे ज़्यादा जो उल्लेखनीय चीज़ है वो, वैसे तो जो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं आप सारा ही पढ़ लेना, सबसे उल्लेखनीय ये है कि इस वंश के लोगों ने अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का, जो कि पूरी दुनिया के लोग इन्हें देखने आते हैं, उनका निर्माण किया। और इसमें सबसे महान शासक थे गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी ये इस वंश के सबसे महान शासक थे। और आपने ये देखा होगा, जैसे दूसरी लाइन में देखिए आप, जहाँ पे दूसरी लाइन में सातवाहन राजवंश लिखा है उसके आगे देखिए, सातवाहन राजवंश के सीमुक तो पहले थे ही संस्थापक, फिर शातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री शातकर्णी। ये जो सारे नाम है ना, ये माता के नाम पे रखने की आदत वहाँ पे प्रथा थी। मात्र सत्तात्मक थी इनकी वंश, मात्र सत्तात्मक। तो इन लोगों ने ही अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। अब इसमें जो सबसे लास्ट हैं वो यज्ञश्री शातकर्णी।
ये अंतिम शासक हैं, अंतिम माने जाते हैं क्योंकि इनके बाद सातवाहन साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया था, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होना शुरू हो गया था। तो उसके बाद हैं एक दो नाम, जैसे विजय, चंद्रश्री, पुलोमा, पर कोई उल्लेखनीय नहीं है। तो यज्ञश्री शतकर्णी को ही आखिरी सम्राट माना जाता है सातवाहन वंश का। अब उसके बाद है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जैसे मौर्य साम्राज्य बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली था, फिर उसके बाद आपने दो तीन साम्राज्य पढ़े, पर वो छोटे छोटे भी थे और आपस उनके टाइम पे बहुत फूट भी थी समाज में। समाज के अंदर कई कई छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए थे। तो फिर भारत को दोबारा से जो एक किया है, दोबारा से पूरे देश में जो एकता आई है मौर्य साम्राज्य के बाद, वो आई है गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने स्थापना की, लेकिन जो पहले राजा जो सबसे ज़्यादा प्रतापी हुए वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो पहले राजा थे वो इतने प्रतापी थे कि उनको ही कई इतिहासकार वास्तविक संस्थापक मानते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कई इतिहासकार श्रीगुप्त को न मान के चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो चंद्रगुप्त श्रीगुप्त का जैसे, लेकिन राइटिंग में है श्रीगुप्त ने ही इसकी नींव रखी थी। और इस एरिया जो था गुप्त वंश का उत्तर प्रदेश और बिहार था, आज का जो एरिया है। अब जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने गुप्त संवत स्टार्ट कराया था। आपने शक संवत सुना होगा और आपने विक्रम संवत सुना होगा। इसके अलावा एक गुप्त संवत भी था इनके वंश के नाम पे, तो वो इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में एक और उल्लेखनीय चीज़ है कि इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और रजत मुद्राओं का प्रचलन, ध्यान से सुनिए, रजत मतलब चांदी की मुद्राएं, चांदी की मोहरें, उनका प्रचलन, उनकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने कराई थी। तो मैंने यहाँ पे श्रीगुप्त का उल्लेख किया है, चंद्रगुप्त के लिए एक ही लाइन लिखी है, बट मैंने बता दिया है। अब आप उनके चंद्रगुप्त से भी ज़्यादा प्रतापी एक राजा थे समुद्रगुप्त। आप ऐसे कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्रतापी जो थे वो दो ही थे गुप्त वंश में, एक तो समुद्रगुप्त और उसके बाद एक और थे समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोनों बहुत प्रतापी राजा थे। तो पहले समुद्रगुप्त का बता देते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे वो, समुद्रगुप्त को इतिहासकार भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी हार ही नहीं चखी थी, कभी हारे ही नहीं थे। और इनका साम्राज्य गांधार से लेके आसाम तक, मतलब पाकिस्तान से लेके आसाम तक फैला हुआ था, और उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में सिंघल तक फैला हुआ था। और ये कहा गया था कि समुद्रगुप्त के समय भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत हो गई थी। उस समय व्यापार के हिसाब से, कला के हिसाब से अपने चरम पे था गुप्त साम्राज्य। और इन्होंने प्रयागराज में एक स्तंभ बनाया है समुद्रगुप्त ने। एक तो इनको भारत का नेपोलियन कहते हैं, दूसरा इलाहाबाद में इन्होंने एक स्तंभ बनवाया, विजय स्तंभ। अब उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि विक्रमादित्य भी कहते हैं, जिनको कि विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य के बारे में मैं यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं आपको बोल के बताती हूँ। विक्रमादित्य के 9 रत्न थे दरबार में, दरबार में 9 रत्न थे। ध्यान से सुन लो 9 रत्न कौन कौन से थे। कालिदास, धन्वंतरी, चपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वारामिहिर
वररुचि। इन 9 में जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो हैं कालिदास, धन्वंतरी और वारामिहिर। एक और चीज़ है कि इन्हीं के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री आया था फाहियान। कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान। और इन्होंने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली, जो कि दिल्ली में है, एक लौह स्तंभ बनवाया था। मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और इस गुप्त वंश के सबसे आखिरी शासक थे विष्णुगुप्त, और ये उतने उल्लेखनीय नहीं हैं। उसके बाद गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन आए थे। हर्षवर्धन के बारे में, ये गुप्त वंश के बाद की बात है। ये 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठे और हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? शिलादित्य। शिल आदित्य, पत्थर के आदित्य। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी गई थी। एक और चीज़ है, हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर। पहले, हर्षवर्धन से पहले राजधानी थी थानेश्वर, लेकिन हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज आप लोगों को पता होगा। और है, हर्षवर्धन का एक राजकवि था, दरबार में एक कवि रहता था, उनका नाम था बाण भट्ट, जो आपने सुना होगा। और बाण भट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन पे लिखी हुई एक बुक लिखी जिसका नाम है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र। और हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आया था, एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग, वो आया था। और ह्वेनसांग के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। अब एक और साम्राज्य जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये भी काफ़ी स्ट्रांग था साम्राज्य, पाल साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? पाल साम्राज्य। तो ये पाल नाम से मैं आपको बताती हूँ, ये पाल लोग बंगाल में ज़्यादा थे उस टाइम पे। और उस साम्राज्य की स्थापना गोपाल नाम के व्यक्ति ने की थी। गोपाल नाम के व्यक्ति ने अपने आप को हर्षवर्धन से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसने कहा कि मैं हर्षवर्धन का राज नहीं मानता, मैं अलग हूँ। और स्वतंत्र घोषित करने के बाद गढ़िया थे ये लोग, और उसने अपने राज्य की स्थापना की, और वो राज्य कहलाया पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य के बारे में जो सबसे ज़्यादा आप उल्लेखनीय है वो है कि गोपाल, जो कि संस्थापक थे पाल साम्राज्य के, उनके पुत्र थे धर्मपाल। धर्मपाल ने, जो इतिहास जानता है धर्मपाल को इसलिए जानता है क्योंकि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन? धर्मपाल, जो कि गोपाल के पुत्र थे। गोपाल कौन? पाल वंश के शासक। पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। अब ये जो शासक मैंने अभी तक बताए हैं आपको, मगध साम्राज्य के, उसके अलावा पाल साम्राज्य के, जो कि बंगाल से रिलेटेड थे, उसके अलावा दक्षिण में भी कुछ साम्राज्य थे जो कि दक्षिण के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वंश माने जाते थे। दक्षिण के बहुत ज़्यादा फेमस, उल्लेखनीय, मशहूर वंश माने जाते थे। उसमें एक है पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश। चालुक्य जो वंश है उसमें दो पार्ट्स थे, दो ब्रांचेस थी, वातापी और कल्याणी। तो मैं थोड़ा सा पल्लव वंश के बारे में बता देती हूँ आपको। आप यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिख रखा है, लेकिन आप सुनिए। पल्लव वंश की जो स्थापना की थी वो सिंह विष्णु ने की थी। सिंह विष्णु। और उनकी राजधानी थी कांची। ये साउथ का है। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय भी पल्लव वंश का ही शासक था। कांची का जो कैलाश मंदिर है वो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। उसके अलावा है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग। अब आपको मैंने अजंता एलोरा की गुफाएं बता दी थी
कि वो सातवाहन वंश वालों ने करवाई थी। अब वहीं एलोरा की एक और प्रसिद्ध चीज़ है। एलोरा में एक बहुत प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। क्या है? कैलाश मंदिर। वो एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया है राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम एक शासक थे जो राष्ट्रकूट वंश के थे। उन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे है, तो बहुत कुछ पढ़ाने को, बट मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। चालुक्य वंश जो है वातापी। अब वातापी के चालुक्य वंश जो थे वो अलग है और कल्याणी के चालुक्य वंश अलग थे। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम ने। और जो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना थी वो की थी तैलप द्वितीय ने। उसकी स्थापना वातापी वाले की है पुलकेशिन प्रथम ने, और चालुक्य वंश की है तैलप द्वितीय ने। और इसमें ऐसा कुछ, आप ये साउथ वाले छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, जिनसे हम ज़्यादा कनेक्ट करते हैं वहाँ पे चलते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी साउथ का एक बहुत बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं सिग्निफिकेंट, वो था चोल साम्राज्य। इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं आपको चोल साम्राज्य के बारे में बताना चाहती हूँ। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। विजयालय को बहुत नहीं जानते लोग, लेकिन चोल साम्राज्य में दो राजा थे जो बहुत फेमस थे। एक तो थे राज राजा प्रथम और दूसरे थे राजेंद्र चोल। तो पहले आप ये देखिए कि संस्थापक हैं विजयालय, और इनकी राजधानी थी चोल राजाओं की तंजौर, जिसे तंजावुर भी कहते हैं। तंजौर साउथ में आई है, ठीक है। राज राजा प्रथम के बारे में आप ये देखिए, चोल राजाओं की जो नेवी थी, नौसेना, बहुत स्ट्रांग थी। शायद इन्होंने इनिशिएट की थी, इंट्रोड्यूस कराई थी इंडिया में नौसेना। तो उसी के दम पे इन्होंने राज राजा प्रथम ने श्रीलंका और मालदीव यानी कि समुद्र पार करके दूसरे देशों पे कब्जा किया था। और राजेंद्र चोल ने एक विशाल नौसेना बनाई थी और दक्षिण पूर्व एशिया में विजय अभियान किए। दक्षिण पूर्व एशिया से समझते हैं मतलब इंडोनेशिया, जकार्ता, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया तक इनका शासन फैला हुआ था चोल राजाओं का। आप आज भी जाओ, आपको आज भी इंडोनेशिया, कंबोडिया में जो मंदिर मिलते हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उस समय चोल राजाओं ने अपना शासन वहाँ तक फैलाया था और वो इधर उत्तर भारत में नहीं आए, वो दक्षिण भारत में ही रहे। बंगाल की खाड़ी में ही उन्होंने अपनी नौसेना उतारी और चल दिए पूर्व में कब्जा करने। तो समुद्र के रास्ते उन्होंने इंडोनेशिया वगैरह पे शासन किया था। बहुत बहुत अच्छी, चोल राजाओं को उनकी नौसेना के लिए ही जाना जाता है। चोल राजाओं को उनकी नौसेना के लिए ही जाना जाता है। और इसमें जो चोल का राजा, उसमें चोल कालीन एक चीज़ है नटराज प्रतिमा। नटराज प्रतिमा, नटराज प्रतिमा डांस करते हुए भगवान है। तो नटराज प्रतिमा किसकी पहचान है? चोल साम्राज्य की पहचान है। तो चोल साम्राज्य की दो मेन पहचान है, एक तो नौसेना और दूसरी नटराज प्रतिमा। अब इस सारे जो ऊपर राजा थे उस टाइम पे, जैसे मैंने बिल्कुल पहले दिन आपको बताया था कि भारत का इतिहास जानने के लिए आप अभिलेख पढ़ो, मुद्राएं पढ़ो, और जो साहित्य है हमारा, धार्मिक साहित्य है, गैर धार्मिक साहित्य, उसके अलावा विदेशी लेखक आए थे। विदेशी लेखक आए थे, और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगी। विदेशी लेखक आए थे, यहाँ पे मैंने पहले लेखक का नाम लिखा, फिर उनके देश का नाम लिखा, और फिर किस शासक के टाइम पे आए थे वो लिखा है। तो मेगस्थनीज आया था यूनान से। कहाँ से? यूनान से। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। डाइकेमस आया था, डाइमेकस नाम है, सॉरी इसका डाइकेमस टाइप है, डाइमेकस नाम है। ये सीरिया से आया था बिंदुसार के टाइम पे। फाहियान आया था चाइना से, चीन से, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। वेनसांग आया था चाइना से। इनके नाम ही ऐसे हैं, फाहियान और वेनसांग के नाम देख के आप पहचान सकते हो कि चाइना के हैं। ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। मार्को पोलो आया था इटली से,
कुलशेखर पांड्यन के टाइम पे, पांड्य थे ये। अब कुछ संवत चलाए थे आपने, उसमें विक्रम संवत, शक संवत सुना होगा। उसके अलावा भी कुछ संवत और राजाओं ने भी चलाए थे। हाँ, विक्रम संवत चलाया था विक्रमादित्य ने, शक संवत चलाया था कनिष्क ने, कलचुरी एक संवत था जो ईश्वर सेन ने चलाया था, वल्लभी वल्लभ ने, गुप्त संवत चलाया था जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, हर्ष संवत चलाया था हर्षवर्धन ने। तो ये बहुत आसान है, विक्रम और शक कलचुरी 3 ही याद करने लायक हैं, बाकी तो आप नाम से ही पहचान सकते हो। तो अब आता है मध्यकालीन भारत। है तो बहुत चीज़ें पर मैं इतनी ही पढ़ाऊँगी अभी। मध्यकालीन भारत से पहले मैं ये वीडियो अब फिनिश करूँगी यहाँ पे, नहीं तो फिर इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा कि अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसके बाद एक और बना देती हूँ वीडियो, ठीक है, अपलोड करने में आसान रहेगा। तो जो भी मैंने ऊपर बताया है उसको ध्यान से देखा भी होगा आपने, और जैसे सब चीज़ें नहीं लिखी हैं तो जो बोल रही हूँ उन चीज़ों को भी ध्यान से सुनना, ठीक है, और अपनी जो बुक्स हैं उसमें ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, उसके बाद एक और वीडियो बनाते हैं, ठीक। थैंक्स।